ना आज के समय आप अगर अपने आसपास देखोगे तो हर जगह आपको ईरान वॉर का इम्पैक्ट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल ही हमने ये बात नोट करी कि अमूल और मदर डेयरी दोनों ने अपना जो प्राइस हाइक है कर दिया है, मतलब कि 2 रुपए पर लीटर मिल्क अब महंगा हो चुका है। ये जो एक प्राइस हाइक है ये 13 महीने बाद आया है और अभी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ग्लोबली दुनिया भर में ही दूध, ब्रेड, ये जो बेसिक कमोडिटीज हैं ये महंगी होती रहेंगी अगर इसी तरीके से एनर्जी के प्राइसेस बढ़ते रहे। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार ने गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी 15 और 6% बढ़ा दी है, जिससे भारत में अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं ये और जरा महंगा हो जाएगा। ये ऑफ कोर्स इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हो। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि जितना हम इंपोर्ट करते हैं, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें जो गैप है बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है ताकि परहैप्स भारत में लोग गोल्ड कम परचेज करें। और जैसे पीएम मोदी ने कहा है कि 1 साल तक कोशिश करिए कि आप गोल्ड परचेज ना करें, लग रहा है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी आराम से 1 साल तक तो रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा आप एक बात नोट करिएगा कि भारत ने शुगर का एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया है। कुछ ही महीने पहले आपको याद होगा, फरवरी महीने में लंबे समय के बाद भारत सरकार ने अनुमति दी थी किसानों को कि आप शुगर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे कई जो शुगर मिल्स हैं भारत में वो काफी खुश थी, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो इंटरनेशनली और जरा कमाने का आपको मौका मिलता है। बट आज के समय प्रॉब्लम यही है कि हमें पता नहीं है कि अचानक से इन्फ्लेशन कहां बढ़ जाएगी, तो ऐसा ना हो कि ग्लोबली शुगर की डिमांड बढ़ती रहे और भारत में इस वजह से दूध के साथ साथ चीनी के दाम भी काफी हद तक बढ़ जाएं। तो इसके लिए शुगर एक्सपोर्ट पर सितंबर महीने तक रोक लगा दी गई है। हालांकि यूरोपियन यूनियन और यूएस में जो मार्केट्स हैं वहां पे कुछ कोटा पे वहां पे उन्होंने एग्जामिशन दी है, मगर ओवरऑल भारत चीनी एक्सपोर्ट सितंबर महीने तक नहीं करेगा। रीजन सिंपली यही है, ईरान वॉर। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी आप अगर काफिला देख लीजिए तो वहां पर भी रिसेंटली 2 गाड़ियां देखी। एक वायरल वीडियो रिसेंटली सामने आई है जहां पर देखा गया कि पीएम मोदी सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले में ट्रैवल कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि सिमिलर टाइप का मूव अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर है इन्होंने भी अडेप्ट कर लिया है। आप एक बार सोच कर देखिए, आखिरी बार आपने इतनी सारी चीजें एक वॉर के रिस्पॉन्स में होती हुई कब देखी थी? क्या जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई ऐसा कुछ देखने को मिला? बिल्कुल नहीं। जो ये ईरान वॉर है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे वॉर सिर्फ 2 कंट्रीज की नहीं हो रही। ये दोनों देश अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर जो ब्लॉकेड लगाकर बैठ गए हैं अपने तरीके का, उसकी वजह से ग्लोबली जो एनर्जी मार्केट है ये डिसरप्ट हो रही है। और ऐसा इंपैक्ट किसी भी वॉर में पिछले 50 सालों में नहीं देखा गया कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज इतने लंबे समय तक बंद रहेगा। आज भी आप अगर देख लीजिए तो ओमान के पास भारत की एक कार्गो शिप को डुबा दिया गया है एक ड्रोन अटैक के बाद। तो सिचुएशन लगातार खराब हो रही है। आप अगर ओवरऑल होलसेल इन्फ्लेशन देखो तो ये भी बढ़ के 8.3% हो चुकी है। मैं ये टोटल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा, वो अलग है, वो भी 4% से नीचे है। मगर होलसेल इन्फ्लेशन आप अगर देखो, ये इन्फ्लेशन होती है मतलब कि फैक्ट्रीज को जो स्टील परचेज करना है या फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं ये परचेज करने हैं, उसमें 8.3% अब पहुंच चुकी है इन्फ्लेशन। ये हाईएस्ट है इन 3.5 ईयर्स। और ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल शॉक। और आप अगर ग्लोबली देखें तो सभी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हॉर्मोज इन्फ्लेशन शॉक तो अभी बस बिगिनिंग है, ये बस शुरुआत है। एक मेजर इन्फ्लेशन शॉक आगे और आ सकता है अगर इसी तरीके से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज रहते हैं ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि इसका ओवरऑल लार्जर इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पे क्या होगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि रुपी एक रिकॉर्ड 95 रुपीज 0.76 पैसे $1 के मुकाबले पहुंच चुका है। जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जा रही है, अगर कच्चे तेल के प्राइसेस पहुंच जाते हैं $150 पर बैरल के आसपास, तो बिल्कुल इससे इंडियन रुपी हो सकता है कि 100 के बहुत ज्यादा करीब या परहैप्स 100 तक भी पहुंच सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल। मगर आप एक बात नोट करिए, इस सब के बियॉन्ड भी स्टैंडर्ड ऑफ पुअर्स ने यह क्लेम किया है, S&P यूएसए की एक बहुत ही बड़ी रेटिंग एजेंसी है, ये लोग बताते हैं कि कौन सा देश है जो अपने कर्जे को झेल पाएगा, कौन सा देश है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। इन लोगों ने रिसेंटली ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी काफी हद तक स्ट्रांग है। इनके पास इतने बफर्स हैं। जब ये बफर्स की बात करते हैं तो प्राइमरली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कच्चे तेल के अभी हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं उसकी भी ये बात कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी काफी स्ट्रांग है और आराम से इस प्रॉब्लम को झेल सकती है। और जो भी फॉरेन आउटफ्लोज हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंडिया की स्टॉक मार्केट भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स थी ये पुल आउट करी है इंडिया से। जो फॉरेन आउटफ्लोज हैं भारत में ये काफी हद तक ओवरप्लेड है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी स्टेटमेंट है, द इंपॉर्टेंट स्टोरी इज दैट फंडामेंटली भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है।
बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी यहाँ पर हैं। और आप अगर भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी देखें तो ये पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। हाँ, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं जो ये बढ़ गई हैं, इससे फिर से एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे सामने आएगा, मगर उम्मीद की जा रही है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली यही आता है, जो अभी एक मुश्किल समय ग्लोबल इकोनॉमी फेस कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान वॉर की वजह से, क्या इंडिया इसको प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा? क्या ऐसे टाइम में अगर हम अपना फ्यूल का कंजम्पशन कम कर दे, वर्क फ्रॉम होम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रा इस्तेमाल करें, नॉन एसेंशियल जो इंपोर्ट्स है ये हम काफ़ी हद तक कम कर दें, मतलब बाहर से चीज़ें कम परचेज करें, तो क्या हम इस मुश्किल समय से निकल कर आगे बढ़ सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपली यहाँ पर यही आता है कि ये वॉर जल्द से जल्द कब खत्म होती है। अगर मान लीजिए ये वॉर अभी अचानक से और तीव्र हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप को किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, ईरान कहता है कि हम यहाँ पे यूएस की नहीं सुनेंगे, वो यूएई को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और सडनली ये वॉर बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, तो बिल्कुल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो उदय कोटक साहब ने रिसेंटली कहा था, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि एक बिग शॉक आने वाला है, बिल्कुल इसका बड़ा इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और परहैप्स इवन इंडियन इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। सो आज के समय नीड क्या है? कई लीडर्स हैं वो कह रहे हैं पीएम मोदी को कि एक ऑल पार्टी मीटिंग रखो ऑन इंडियाज इकोनॉमिक कंसर्न्स। आई थिंक ये काफी अच्छा एक स्टेप हो सकता है, क्योंकि ऐसे टाइम में हमें पार्टी लाइंस भुलाकर, कौन किस विंग का है, राइट विंग लेफ्ट विंग, सब भुलाकर एज ए कंट्री जेन्युइनली सोचना होगा कि हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हमारे देश को फायदा हो। और इसमें अगर ये थिंकिंग आ जाती है कि मेरे अकेले से कुछ करने से क्या हो जाएगा, तब तो बात नहीं बनेगी। काफी बार एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, दूसरे लोग फॉलो करते हैं, चाहे दूसरे ना भी फॉलो करें, आपको देखकर एक आदमी ने भी कुछ ना कुछ फॉलो किया कि चलो ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में अभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो फॉरेन ट्रैवल प्लान किया था परहैप्स आई कैन डिले दैट। ये स्मॉल स्टेप्स अगर कलेक्टिवली हम लेते हैं एज एन इकोनॉमी, तो बिल्कुल जो आने वाला तूफान है इसको हम झेल सकते हैं। नहीं तो देखिए प्रॉब्लम आने वाली है, इट इज़ वेरी मच इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ। रुपये की वैल्यू आप देख लीजिए, जो होलसेल इन्फ्लेशन है ये आप देख लीजिए, और अभी जो वार्निंग बताई जा रही है कि इन द फ्यूचर इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है, ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो ओवरऑल कहूँगा कि आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग होगा फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और अगर ये टेस्ट हम झेल गए तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है भारत पर, ये भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। तब आप देखेंगे कि इंडिया में मैसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स तब ये देख चुके होंगे कि ये इकोनॉमी प्रेशर झेल सकती है, ये इकोनॉमी ग्लोबल टेंशन झेल सकती है। अगर तेल कल को $150 पर बैरल भी चला जाए, तब भी इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप क्रिकेटिंग टर्म्स में ये कह लीजिए कि हमें एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जो ओपनर्स हैं, ओपनिंग बैटिंग लाइनअप ये कोलैप्स कर चुका है, और अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव कि इंडियन इकोनॉमी रियली इज स्ट्रांग, और आने वाले इस शॉक के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं और इस शॉक को हम झेल सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी नई चीजें आने वाली हैं, मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। हाल ही में देश के प्राइम मिनिस्टर ने वर्क फ्रॉम होम और लर्न फ्रॉम होम की बात कही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए कि फ्यूल हम जितना बचा सके उतना बचाएं, कंजम्पशन कम करें, और इसके लिए करियर 247 में ऑलरेडी हम लोगों ने बड़े स्टेप्स लिए हैं। बहुत से एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे दी गई है कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहें वो कर सकते हैं, और कई एम्प्लॉइज आज के समय हम ऐसा कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक सेल भी स्टार्ट करी है फॉर आवर एस्पिरेंट्स। पिछले कुछ महीनों में कई लोगों ने अपनी नौकरी शुरू करी है, अपना करियर शुरू किया है थैंक्स टू करियर 247। कई लोग हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता क्या करें, उनको ये पता है मार्केट में स्किल्स की डिमांड है, मगर वो स्किल्स कहां से आएगी, कौन देगा। करियर 247 के प्राइमरली जो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज हैं ये बहुत ज्यादा इन डिमांड है। हमारे बैचेस लगातार फुल जाते हैं, और इन बैचेस में जो सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट भी बहुत ही आराम से हो रही है, क्योंकि करियर 247 का कोर्स करने के बाद आपको मिलते हैं IBM बैक्ड 3 सर्टिफिकेट्स और 2 और सर्टिफिकेट्स बाय NASSCOM एंड करियर 247। और एक ऐसे टाइम में जब लर्न फ्रॉम होम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, हम लोग आपको इंप्लोर करेंगे कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर लाखों रुपए देने से बेहतर ये है आप बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक ओपन करिए,
आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएं और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दो। कोई बाय नहीं करना आपको, कोई कुछ नहीं करना। आप पहले हमारे कंसल्टेंट से बात करिए, अंडरस्टैंड के ये कोर्स किस तरीके से आपके करियर को इंपैक्ट कर सकता है, इट कैन ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग, और तभी एक डिसीजन लीजिए। सो ये है मैसेज करियर 247 का, वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, नेशन अबव ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।